सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का छठा पाठ अंतिम दौर 1 के विस्तृत वर्णन करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बच्चों, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ का नाम क्या है? अंतिम दौर 1। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारी बारी से पढ़ना, बिंदुवार पढ़ना है, जो बच्चों हम आगे देखते हैं क्या वह बिंदु है जिसके आधार पर इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है बिंदुवार, वो बिंदु निम्नलिखित है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है, भारत राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है, पहला बिंदु। दूसरा है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र। दूसरा बिंदु ये हो गया बच्चों। आइए, तीसरा है, सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। चलिए, अब क्या है? चतुर्थ जो है बिंदु क्या है बच्चों? हिंदुओं एवं मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। और पांचवा और अंतिम बिंदु है आपका तिलक और गोखले। तो बच्चों, इन पांचों बिंदुओं को बारी बारी से, यानी बिंदुवार हम लोग बारी बारी अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको समझेंगे। चलिए बच्चों, तो अब प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु आपका है, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। अब कैसे पुछल्ला बनता है वो देखते हैं। से कहता है, पुछल्ला का यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों की पुछल्ला के पुछल्ला, जैसा कि आप अपने भाषा में भी समझ सकते हैं। एक जो पतंग देखते हैं ना, काइट, उसके पीछे कैसे लगा हो रहता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि पूंछ की तरह लगी या जोड़ी हुई वस्तु या अनावश्यक वस्तु भी कह सकते हैं उसको हम, पुछल्ला को। देखिए किस तरह से है कि भारत में अंग्रेजी राज्य का स्थापना हुए और यह पहले भी दूसरों का गुलाम बन चुका था। कहता है कि वे गुलाम बनाने वाले भारत की सीमाओं में आकर बस गए, यानी कहने का तात्पर्य बच्चों की जो हमें गुलाम बनाया था उसे वह भी गुलाम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं गुलाम हुआ, लेकिन हमारा अपना भारत के बारे में पढ़ना है। तो भारत के संबंध में है कि जो भी देश, हमारे देश में बहुत सारे देश आए थे जो कि गुलाम बनाने आए थे, और गुलाम जो बनाने आते थे वो मेरे सीमा के अंदर ही, अर्थात अपने देश में ही, अर्थात भारत में ही बस जाते थे। लेकिन यहाँ ब्रिटिश की बात जो आती है, तो ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज जो आया था यहाँ पर गुलाम बनाने, तो उसका कुछ तरीका ही कुछ अलग अलग था, उसका मूल कुछ अलग था, चरित्र अलग था। तो क्या था वो कि आके बसा था, लेकिन यहाँ पर आकर के वो क्या है कि संचालन जो करता था, शासन जो करता था वो अन्य देशों से करता था, अर्थात जहाँ का वो था वहाँ से शासन करता था। लेकिन और जो देश थे वो ऐसा नहीं, वो जो भी करते थे यहीं से करते थे। चलिए बच्चों, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यह पहले, अर्थात जो क्या कहते हैं इसमें, कि जो यह स्थापना हुई थी भारत में, अंग्रेजी राज्य का जो स्थापना हुई थी, यह पहले भी दूसरों का गुलाम बन चुका था, पर वे गुलाम बनाने वाले भारत की सीमाओं में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत के जीवन में ही स्वयं शामिल कर लिए थे, अर्थात भारत में ही रहने लगे थे, यहीं सब घुल मिल गए थे। लेकिन अंग्रेजी राज्य के बाद भारत का राजनीतिक और आर्थिक संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो गया था, क्योंकि वो अपने देश से ही शासन करता था। कहता कि अंग्रेजी शासन मूल और चेत दोनों में अस्थायी रूप से विदेशी था। विश्व की नई पूंजीवादी व्यवस्था ने भारत को प्रभावित किया था। इससे भारतीय समाज के आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन, विघटन मतलब क्या होता है? तोड़ना,
क्या होता है, दोनों, यानी कि भारतीय समाज जो था, है ना, आर्थिक रूप से भी, यानी इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं, संरचनात्मक आधार पर भी टूट गया था। भारत ब्रिटिश सरकार का पुछल्ला बनकर रह गया था, अर्थात एक कह दीजिए कि पीछे पीछे चलने वाला, उसके जो है उसका एक तरह से खाली ये देखने वाला रह गया था, अर्थात जो है उसका कुछ नहीं कर सकता था। वो अनावश्यक जिसको कह सकते हैं कि हम लोग को, भारतीयों को अनावश्यक वो समझ लिया था। कहता है कि अंग्रेजों ने अधिक लगान वसूली के लिए बड़े जमींदार पैदा कर दिए थे। जमींदार का मतलब होता है बड़े बड़े, यानी कि जमीन का जो मालिक होते हैं उसको जमींदार। और जमींदार पैदा करने से क्या होता था कि उसके जो काश्तकार होते थे, अर्थात खेती करने वाले होते थे जो जमींदार का, उससे वो लगान अर्थात क्या, टैक्स या कर वसूलता था। इससे उनका स्वार्थ पूरा होता था। सरकार के दो विशेष महकमे भी थे। महकमा का मतलब विभाग, जैसे हम लोग अभी डिपार्टमेंट या विभाग बोलते हैं, उसमें महकमा बोला जाता था। यानी मालगुजारी और पुलिस, दो महकमा था, दो विभाग था। इन दोनों के ऊपर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। धुरी मतलब मेन था, वो वही देख रेख करता था, मेन वही था, जिसको मुख्य कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं, है ना, धुरी को। तो भारत को ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा, जिससे कैपिटेशन चार्ज का नाम दिया। कहने का मतलब कि ब्रिटिश जो सेना था, यानी अंग्रेज का जो सेना था, उसका जो प्रशिक्षण में खर्च होता था, उसका एक हिस्सा जो है भारत को देना पड़ता था। तो उसी का नाम यहाँ पर दिया गया था, कैपिटेशन चार्ज। अंग्रेजों ने हमारी फूट और कमजोरियों का लाभ उठा करके हमें दमन किया था, दबाया था, क्योंकि उसका काम ही था, है ना, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो। चलिए बच्चों, तो ये पहला बिंदु था। अब दूसरा बिंदु आपका है, वो है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का शिक्षा और समाचार पत्र। अब देखते हैं इसमें कि इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कि अनेक शिक्षाविद, प्राच्य मतलब प्राचीन शिक्षा, विशारद मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें प्राचीन शिक्षा के विशेषज्ञ, पत्रकारों, मिशनरियों तथा कुछ अन्य लोगों ने भारत में पश्चिमी संस्कृति लाने का, है ना, काम किया। उन्होंने भारत को अंग्रेजी चिंतन और राजनीतिक परंपरा से परिचित भी करवाया। अंग्रेजों ने सस्ते क्लर्क भर्ती करने के लिए देश भर में सीमित रूप में शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन शिक्षा के प्रभाव से लोगों के दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। कहने का मतलब हमारे भारत के जो लोग थे, वो पहले भारतीयों को तो वो कुछ करना नहीं चाहता था, किसी प्रकार का बुद्धि देना नहीं चाहता था, चूँकि जानता था कि यदि बुद्धि दे दिए तो हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, और उसको यहाँ पर शासन करना था, काम करवाना था भारतीयों से, इसलिए उसकी मजबूरी भी थी, इसलिए वो शिक्षा दिया। क्योंकि बड़े बड़े जगहों में या कुछ जगहों में क्लर्क का काम, किरानी का काम जो है लेना था, तो कैसे होता, तो उसके लिए प्रशिक्षण तो जरूरी है। लेकिन जब ऐसा हुआ, भारत के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, शिक्षा दिया गया, तब यहाँ के लोग को दिमाग आया, और जब दिमाग आया तो फिर वो अपना भारत के छोटे छोटे से वर्ग के लोग जो थे, यूरोपीय विचारधारा का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा, और नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना यानी प्रिंटिंग मशीनों आदि से वे व्यापक परिवर्तन हुए और खेतीहर व्यवस्था टूट गई। खेतीहर मतलब खेती करना, उसका स्थान जमींदारी ने ले लिया, और तब जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देश में आने वाला यह परिवर्तन अन्य राज्यों के मुकाबले बंगाल ने 50 वर्ष पहले देखा, क्योंकि बंगाल से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पर था, और वहीं से शुरुआत था, तो इसलिए वहाँ के लोग, अर्थात हमारे बंगाल के लोग सब देखे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपना शासन पहले स्थापित किया था। कौन? अंग्रेज ने। कहता है 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राम मोहन राय हुए, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। उन्हें भारतीय विचारधारा और दर्शन का ज्ञान था। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी थी, है ना। उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की जरूरत पर लिखा। वे समाज सुधारक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाने के लिए आवाज़ उठाई, और राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक भी थे। प्रवर्तक से तात्पर्य है आरंभ करने वाले। इस काल में कलकत्ता, है ना,
जो कि वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, मद्रास पहले कहा जाता है, अभी चेन्नई, और बम्बई जो मुंबई अभी वर्तमान में है। अनेक अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे थे। और राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी आंदोलन का आरंभ किया था, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, जगह का नाम है बच्चों। ऐसे ब्रिस्टल का अर्थ होता है इंग्लैंड के पश्चिमी जो सीपोर्ट है वहाँ उसका नाम है। चलिए बच्चों, तो अब तीसरा बिंदु इसका है, क्या है वो, 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। उसमें क्या है, कास्टिज्म की बात होने लगी। क्या चीज़ की बात होने लगी, कास्टिज्म की। चलिए, तो इसमें क्या है कि जो अंग्रेजी शासन था उसका लगभग 100 वर्ष सारा देश आर्थिक बोझ के तले पीस रहा था। नए बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि देश अंग्रेजी उदारता के सहारे प्रगति करेगा। उत्तर भारत में सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह का भाव बढ़ने लगा था। बढ़ना लाजमी था, स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज जो है अपना फ़ायदा उठा रहा था और भारतीयों को धीरे धीरे खोखला बनाया जा रहा था। और फूट डालो राज करो की नीति उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जनता में भी असंतोष और अंग्रेजी विरोधी भावना बढ़ने लगा, अर्थात ब्रिटिश विरोधी भावना बढ़ने लगी थी, है ना। सन 1857 में मेरठ का भारतीय सेना ने बगावत कर दी। बगावत करना मतलब विद्रोह करना। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से अच्छी तरह तैयार की गई थी, पर समय से पहले आरंभ हो जाने के कारण यह योजना बिगड़ गई। यानी कहने का मतलब है कि समय जो बताया गया था या बनाया गया था योजना करने का, बगावत करने का, विद्रोह करने का, उससे पहले ही प्रारंभ हो गया, जिससे कि ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। कहता है इस विद्रोह ने जन आंदोलन का रूप तो ले लिया। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने पूरी तरह भाग लिया। भारतीय जो हिंदू मुसलमान थे दोनों ने भाग लिया। और इस विद्रोह में तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, ये आदि वीरों का नाम उभर कर सामने आया है। ये लोग उसमें अग्रगण्य माने जा रहे थे उस आंदोलन में। विद्रोह और दमन के बारे में अंग्रेजों ने झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखवाया। जो सच्चाई था वो नहीं लिखवाया था, बल्कि झूठा झूठा सब इतिहास में लिखवाया था। जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जो वीर सावरकर थे, इन्होंने इस विद्रोह के विषय में एक पुस्तक लिखी थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। जब्त करने से तात्पर्य है कि वो अपने अधीन कर लिया था। और इसके बाद ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया और झूठा इतिहास खुद लिखवाया था अंग्रेज। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब और इसका जो शेष भाग है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।